नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय वामपंथ यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उस ऐतिहासिक सफर को डीकोड करने वाले हैं जो कभी बुलंदी पर था और 2026 आते आते पूरी तरह से कैसे ढह गया। हम इसके उदय से लेकर इसके पूर्ण चुनावी पतन के पीछे के डेटा और असली कारणों का एकदम निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस विषय में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं उस एक बड़े सवाल से जो केरल के उन चौंकाने वाले 2026 के चुनावी नतीजों के बाद हर राजनीतिक विश्लेषक के दिमाग में घूम रहा है। सोचिए, क्या वो लाल झंडा जो कभी इनकलाब की सबसे बुलंद आवाज हुआ करता था, अब सिर्फ इतिहास की किताबों और पुरानी तस्वीरों का एक हिस्सा बनकर रह गया है? अगर हम इन 2026 के केरल चुनाव के नतीजों को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ और सच कहूं तो काफी हैरान करने वाली नजर आती है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ का पतन यहाँ कितनी गहराई से हुआ है ये साफ देखा जा सकता है। एक तरफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 102 सीटों के साथ एक विशाल जीत दर्ज की, वहीं एलडीएफ ताश के पत्तों की तरह बिखर कर सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गई। ये सिर्फ एक आम हार नहीं है, ये दशकों पुराने राजनीतिक समीकरण का पूरी तरह से पलट जाना है। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 0 2026 के चुनावों के बाद भारत में ऐसे राज्यों की संख्या जहां कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में है वो 0 हो चुकी है। 1967 के बाद भारतीय इतिहास में लिटरली ये पहली बार है जब ये पूरा आंदोलन पूरी तरह से सत्ता से बाहर हो गया है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा दिन आएगा। लेकिन इस विशाल पतन को समझने के लिए हमें पहले इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। तो चलिए देखते हैं सोइंग द रेड सीड, यानी इस आंदोलन की शुरुआत से लेकर इसके चरम तक का सफर। ये टाइमलाइन हमें इस आंदोलन के राइज की पूरी कहानी बताती है। इसकी शुरुआत होती है 1920 में, जब एम.एन. रॉय के साथ ताशकंद में कुछ शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय बैठकें हुईं। फिर 1925 में कानपुर फाउंडेशन कॉन्फ्रेंस में इसकी आधिकारिक नींव रखी गई। धीरे धीरे ही सही यह आंदोलन इतना मजबूत हुआ कि 1957 में ईएमएस नंबूदिरीपाद के नेतृत्व में केरल में दुनिया की पहली, जी हां, दुनिया की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार बनी। और फिर आया 1977, जब पश्चिम बंगाल में एक ऐसा शासन शुरू हुआ जो लगातार 34 सालों तक अजेय रहा, एक अनपैरेलल्ड डोमिनेंस। अब सवाल यह है कि लोग इनकी तरफ इतने आकर्षित क्यों हुए? तो इसका सीधा सा जवाब है कि इनकी शुरुआती ताकत का आधार कोई हवाई राजनीति नहीं थी, बल्कि जमीनी हकीकत से इनका गहरा जुड़ाव था। इन्होंने मजदूर वर्ग की आवाज उठाई, ट्रेड यूनियंस को ताकत दी। 1946 से 1952 के बीच के उस ऐतिहासिक तेलंगाना किसान विद्रोह को कौन भूल सकता है? इन्होंने केरला जैसे राज्यों में क्रांतिकारी भूमि सुधार लागू किए और गरीबों को उनके हक दिलाए। और इन सब का सबसे बड़ा पिलर था उनका बेहद अनुशासित और जमीनी स्तर का कैडर सिस्टम। लाखों हाशिए पर पड़े लोगों के लिए ये पार्टी सच में एक उम्मीद की किरण बन गई थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बिखर गया? आइए द आइडियोलॉजिकल डिस्कनेक्ट सेक्शन में चलते हैं और उन आंतरिक कारणों का विश्लेषण करते हैं जिन्हें विश्लेषक इस ऐतिहासिक पतन का मुख्य कारण मानते हैं। एक्सपर्ट्स और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कभी एक बेहद कसी हुई मशीनरी की तरह काम करने वाली ये पार्टी आज गहरे आंतरिक संकटों और एक तरह के ठहराव से जूझ रही है। कैडर में वो पहले वाला सख्त अनुशासन अब लगभग खत्म सा हो गया है। ऊपर से पार्टी के अंदर पनप रही परिवारवाद की राजनीति के आरोप भी सामने आने लगे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? एक बहुत ही बुजुर्ग लीडरशिप जो नए विचारों को आगे आने ही नहीं दे रही है। ये आज के इस तेजी से बदलते वक्त में भी 1970 के दशक के पुराने नारों और उसी पुरानी बयानबाजी से चिपके हुए हैं। और यहीं पर हमें एक बहुत बड़ा वैचारिक और आर्थिक टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है उनका पारंपरिक वेलफेयर मॉडल जिसने मुफ्त सुविधाएं तो दी, लेकिन अगर चुनावी डेटा की माने तो इसकी वजह से केरल पर लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज चढ़ गया। और दूसरी तरफ है आज का भारत। आज के आधुनिक मतदाता की जरूरतें बिल्कुल अलग हैं। वो सिर्फ सरकारी सहारे पर निर्भर नहीं रहना चाहते, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, नई नौकरियां और नए अवसर मांग रहे हैं। एक बहुत ही क्लियर मिसमैच। इसके अलावा अगर हम इतिहास के कुछ टर्निंग पॉइंट्स को देखें तो पश्चिम बंगाल में सिंगूर और नंदीग्राम जैसे विवादों ने इस पतन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इन घटनाओं ने साफ कर दिया कि पार्टी
औद्योगिक विकास और किसानों के हितों के बीच बैलेंस बनाने में पूरी तरह फेल रही। और इसका सबसे बुरा नतीजा क्या हुआ? जिन किसानों के अधिकारों की रक्षा की कस्में वे खाते थे, वही उनका सबसे लॉयल वोटर बेस उनसे कट गया और उनके 34 साल पुराने शासन का अंत हो गया। इस कहानी में एक और बहुत बड़ा फैक्टर है। चलिए बात करते हैं द डिजिटल डिवाइड की, जो इस आंदोलन के अस्तित्व के लिए आज एक सीधा खतरा बन गया है। 50+ 50 से अधिक, ये पार्टी के वर्तमान कैडर का सबसे प्रमुख आयु वर्ग है। और सच कहूं तो ये एक बहुत ही गंभीर डेमोग्राफिक क्राइसिस को उजागर करता है। पार्टी आज 18 से 25 साल के उस डिजिटल नेटिव युवा वोटर बेस को अपनी ओर खींचने में बुरी तरह संघर्ष कर रही है, जिनका दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। ये कोट इस पूरे डिस्कनेक्ट को एकदम परफेक्टली समझाता है। डिजिटल पीढ़ी को पार्टी की कहानी अब एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की तरह लगती है। मतलब एक ऐसी पुरानी राजनीति और अप्रोच जो आज के इस तेज, डिजिटल और आगे बढ़ने की चाह रखने वाले युवाओं की आकांक्षाओं से बिल्कुल मेल नहीं खाती। युवा कुछ और ही मांग रहे हैं और पार्टी उन्हें वो दे नहीं पा रही। अब इस वैचारिक ठहराव को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए एक ग्लोबल कंट्रास्ट को देखना बहुत दिलचस्प होगा। देखते हैं कि दुनिया भर में समान विचारधाराओं ने खुद को कैसे ढाला है। अगर हम ग्लोबल मैप पर नजर डालें तो आज दुनिया में केवल मुट्ठी भर देश ही बचे हैं, जैसे चीन, वियतनाम, क्यूबा, लाओस और उत्तर कोरिया, जहां सीधे तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से जो सबसे प्रमुख देश हैं, उनका सर्वाइवल और विकास केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उन्होंने समय की नज़ाकत को समझा और अपनी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े और प्रैक्टिकल बदलाव किए। ये अडैप्ट वर्सेस पेरिश यानी बदलाव या पतन की एक क्लासिक कहानी है। यूरोप में यूके लेबर पार्टी और फ्रेंच सोशलिस्ट ने खुद को मार्केट इकोनॉमी के हिसाब से ढाला। एशिया में चीन और वियतनाम जैसे कम्युनिस्ट शासनों ने भी जीवित रहने के लिए पूंजीवादी सुधारों को अपनाया। लेकिन भारतीय वामपंथी वो वैचारिक रूप से बेहद कठोर और अडिग बने रहे। उन्होंने आधुनिक पूंजीवादी बदलावों को पूरी तरह खारिज कर दिया और ऑटोमेशन या एआई जैसी नई तकनीकों को अपनाने के बजाय अपना सारा ध्यान केवल हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों पर लगाए रखा। और इसीलिए राजनीतिक टिप्पणीकारों की ये बात एकदम सटीक बैठती है कि वामपंथ एक ऐसे पुराने रेडियो की तरह है जिसकी आवाज आज के संगीत में सुनाई नहीं देती। सीधे शब्दों में कहें तो ये आंदोलन अपनी फ्रीक्वेंसी को अपडेट करने में पूरी तरह विफल रहा और इसी वजह से एक मॉडर्न फास्ट पेस्ड इकोनॉमी की मांगों के सामने इसके सारे ऐतिहासिक योगदान भी अब मध्यम पड़ चुके हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी उनके लिए सबसे बड़ा खतरा थे, या फिर समय के साथ खुद को बदलने से उनका अपना ये कठोर इनकार ही उनके पतन की असली वजह बना? क्या तेजी से बदलते एक आधुनिक लोकतंत्र में वैचारिक शुद्धता पर इस तरह अड़े रहना वाकई सस्टेनेबल है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। खैर, इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।